हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपान सिटी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं क्लास 12 एनआईएस बोर्ड का बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 26। ये चैप्टर जो है कंजर्वेशन एंड यूज़ ऑफ नेचुरल रिसोर्स, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें हम रिसोर्स के बारे में जानेंगे। ये चैप्टर जो है कई मानने में कई क्लासों के बच्चों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, चाहे वो 10वीं क्लास के हो, 11वीं हो, 12वीं हो। ठीक है, अगर उनके सिलेबस में ये कंजर्वेशन एंड यूज़ ऑफ नेचुरल रिसोर्स है तो ये जो टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। दोस्तों, आपको पता है कि त्रिपान सेंटर बच्चों के हेल्प के लिए सदैव ही अग्रसर रहा है। इसलिए हिंदी इंग्लिश दोनों माध्यम में एक्सप्लेन किया जाता है और साथ में आपको डिस्प्ले भी हिंदी इंग्लिश में होता है, जो कि आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है, अमृत तुल्य होता है। तो इसी प्रकार जो है आप लाइक से सब्सक्राइब करते रहिए। लेकिन आपको पता है, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, जिसको आपको सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए और अमल तो करना ही चाहिए, वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इंपॉर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। क्योंकि दोस्तों, लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का मनोबल बढ़ता है, सब्सक्राइब कीजिएगा तो इससे ये होता है कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिल जाएगा। और देखिए, शेयर का मतलब ये होता है कि आपके थ्रू न जाने किन बच्चों को हेल्प मिल जाए, ये आप भी नहीं जानोगे। इसलिए जो है आप शेयर जरूर करो, ठीक है। व्हाट्सएप स्टेटस पे भी लगाओ। दोस्तों, एनआईएस सेंटर जो है कई मानने में बहुत से बच्चों के लिए हेल्पफुल है, चाहे वो 8th क्लास हो, 9th 10th 11th 12th हो, चाहे वो एनआईएस बोर्ड के बच्चे हों, ठीक है, चाहे बीए एमए के बच्चे हो, सभी क्लासों के लिए कुछ ना कुछ जो है त्रिपान सेंटर में उपलब्ध है। तो इसलिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप सब्सक्राइब करके इसको चैनल को जो है सेव कर लो, नहीं तो बाद में अगर रिसर्च करोगे तो शायद आपको ये चैनल प्राप्त ना हो। तो इसलिए सोचना नहीं, विचार नहीं करना है, सब्सक्राइब करके जो है अपने पास सेव करना है। दोस्तों, ये तो बात था आपके लिए, लेकिन आप देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। Natural resource. There is a natural resource is the most important here. The term natural resource mean by things that we use from our environment to achieve our objective. And for example, we require a bricks, cement, iron, wood, etc. And to construct a building. All these items called resource for the construction of their buildings. A resource can be defined as any natural or artificial substance. The resource means there is any natural and artificial substance, energy or organism and which is used by human beings to the welfare. That is called to the natural resource or artificial resource. This resource can be two types. The resource has a two types. There are natural resource, artificial resource. All that nature has a provide such as soil, air, water, mineral, coast, sunshine, sunlight, animal and plant, etc. And they are known as the natural resource. There is a natural resource, and this resource which has been developed by human beings during the growth of civilization are called artificial resource. For example, biogas, thermal electricity, plastic. This is a man-made resource are generally derived from to some others natural resource. For example, plastic from the natural resource of petroleum. So here is a classification of natural resource. The air we breathe and the light we get from our sun are available in the unlimited quantity. But what about coal, forest and petroleum? The stock of this resource are limited and the depleting of day by day. There is a very serious matter here. The coal, forest, petroleum, there is a day by day is depleting. There is a serious problem here. There is resource. The resource has a two types. Is a natural and artificial. Natural resource is a coal and artificial is electricity. There is a natural resource is divided by two types. There are extractable and the inextractable. There are extractable here a petroleum, and the inextractable is the solar energy, winds, rainfall and tide energy. And there is goes way to the renewable resource and non-renewable resource. For the extractable resource, there is a renewable resource, here is a wind, water, forest, and non-renewable forest, here is a coal, petroleum, iron, biological species. There is the most important here on this chart. There is a most important inexhaustible resource. The resource which cannot be is extracted by man is a consumption or is called
inexhaustible resource. This include energy source like a solar radiation, wind power, water power, flowing streams, and tides power, and substance like a sand, clay, air, water in ocean, etc. There is a inexhaustible resource. But second is a exhaustible resource. Exhaustible resource here. On the other hand, there are some resources which are available in the limited quantity and are going to be exhausted as a result of continuously use, and this is called to the exhaustible resource. For example, the stock of coal in the earth is a limited, and there one day there will be no more coal available for our use. That is the most important. But next is there is a renewable resource. Some of the exhaustible resources are naturally generated after the consumptions, and they are known as the renewable resource. For forest trees and plants that make a forest may be destroyed, but new ones go in their place. But if the forests are totally cut down to get a land is a construction of building, it's a lost forever. And some other example are fresh water, fertilized soil, and a forest yarding wooden and other product, and vegetation, wildlife, etc. That is the most important example here. And the next is a non-renewable resource. There is a non-renewable resource here. The resource which cannot be replaced after use, or is called to the non-resource is a renewable resource. These include minerals, copper, iron, etc. Yes, also is the fossil fuel, means coal, oil, etc. The even wildlife species or rare plant and animal belong to this category. दोस्तों यहाँ पर प्राकृतिक संसाधन के बारे में हम बात करेंगे, नेचुरल रिसोर्स, जो कि हमारा पहला टॉपिक ही है। कहते हैं संसाधन शब्द का अर्थ कोई भी ऐसा वस्तु अथवा पदार्थ है जिसे हम अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए पर्यावरण से प्राप्त करते हैं। उदाहरण के लिए हमें जो है भवन निर्माण के लिए ईंटों, सीमेंट, लोहे, लकड़ी आदि की आवश्यकता होती है। ये सभी वस्तुएं भवन निर्माण के संसाधन हैं। देखिए ये सारे संसाधन होते हैं, और संसाधन हमारे लिए जो है हमारे जीवन के लिए बहुत ही आसान बनाने के लिए पर्याप्त होता है। कहते हैं संसाधन को इस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं कि मानव द्वारा अपने हितों में प्रयोग किए जाने वाले कोई भी, चाहे प्राकृतिक हो चाहे कृत्रिम पदार्थ हो, ऊर्जा को जीवन संसाधन कहते हैं। ठीक है, ऊर्जा जीव संसाधन कहलाता है, जो इंसानों को उपयोग के लिए जो बाध्य करता है उसी को ही हम क्या करते हैं, संसाधन कहते हैं। संसाधन किसी भी प्रकार का हो सकता है। यहाँ पर संसाधन को दो भागों में विभक्त किया गया है, एक प्राकृतिक संसाधन, एक कृत्रिम संसाधन। ठीक है, प्राकृतिक संसाधन जो हमें प्राकृतिक से प्राप्त होती है, और कृत्रिम जो हम स्वयं बनाते हैं। ठीक है, अपने लिए बनाते हैं और अपनी आवश्यकताओं के लिए बनाते हैं। कहते हैं प्रकृति द्वारा प्रदत्त सभी चीज़ें, जैसे मृदा हो, वायु, जल हो, खनिज हो, कोयला हो, सूर्य का प्रकाश हो, जीव, पादप आदि प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। देखो दोस्तों, जो वायु हो, जल हो, ये सारे प्राकृतिक संसाधन हैं। एक बार इस्तेमाल करने के बाद दोबारा इसका प्रयोग किया जा सकता है, क्योंकि ये जो है अपना साइकिल कंप्लीट करते हैं। ठीक है, मानव अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए इन संसाधनों का प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से सदैव प्रयोग करते ही रहते हैं। सभ्यता के विकास की अवधि में मानव द्वारा विकसित किए गए संसाधन जो थे कुछ कृत्रिम संसाधन थे, उसे हम आर्टिफिशियल रिसोर्स कहते हैं। यानी मानव ने अपनी आवश्यकताओं के लिए जो चीज़ों की विकास किया है, जो खुद स्वयं बनाया है, उसे ही हम आर्टिफिशियल रिसोर्स कहते हैं। उदाहरण के लिए अगर देखो, ये तो बायोगैस आएगा, ऊर्जा विद्युत आएगा, प्लास्टिक आएगा, आदि मानव निर्मित संसाधन में आते हैं। ये मानव निर्मित संसाधन प्रायः दूसरे प्राकृतिक संसाधन से प्राप्त किए जाते हैं। उदाहरण के लिए प्लास्टिक और अन्य रासायनिक उत्पाद जो है अंततः जो है पेट्रोलियम प्राकृतिक संसाधन से ही प्राप्त किए जाते हैं। तो ये सारे चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जो इंसानों के जीवन को बहुत ही आसान और सुलभ बना देता है। कहते हैं विद्युत पैदा करने के लिए प्रयुक्त प्राकृतिक संसाधन कौन से हैं, तो ये भी बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। देखिए, इंसान ने अपने जीवन को आसान से आसान बनाने के लिए इन प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग जो है किया है। अब यहाँ पर देखा जाए तो प्राकृतिक संसाधन का वर्गीकरण, देखिए प्राकृतिक संसाधन का यहाँ पर वर्गीकरण किया गया है। सांस में ली जाने वाली वायु और सूर्य द्वारा प्राप्त प्रकाश की मात्रा असीमित है,
लेकिन कोयला, वन तथा पेट्रोलियम की मात्रा सीमित है। इन साधनों की मात्रा दिन दिन प्रतिदिन लगातार कम होती जा रही है। तो मैंने पहले ही कहा था आपको कि अगर हम कोई चीज़ को अगर हद से अधिक उपयोग करें तो वो सदैव ही नष्ट हो जाता है, और ये बात इंसान शायद कभी नहीं समझ सकता है और समझने की कोशिश भी नहीं कर रहा है। इवन कि आप भी समझने की कोशिश नहीं कर रहे हो कि आपको जो होता है हर समय अपने कार्य में अग्रसर रहना चाहिए। पढ़ाई के लिए सदैव समय निकालने की ज़रूरत पड़ती है, कोई भी बात होती है उसको नोट करने की ज़रूरत होती है, ठीक है, जो कि काफ़ी अच्छा भी रहता है, क्योंकि पहले भाग प्राकृतिक का माना गया, दूसरा कृत्रिम, जिसमें विद्युत हो जाता है। अगर प्राकृतिक में देखोगे तो प्राकृतिक दो तरह से जो है इसको आगे डिवाइड किया गया है। एक है समापनशील यानी समाप्त होने वाला, एक है असमापनशील जो समाप्त नहीं होगा। इसमें एक्सस्टेबल कहेंगे और इनएक्सस्टेबल कहेंगे, ठीक है, यानी समाप्त हो जाने वाले वस्तु होगा और ये कभी समाप्त नहीं होने वाला होगा। तो आपको पता है कि कोयला, पेट्रोलियम जो होता है जल्दी समाप्त होने वाला पदार्थ में आता है, लेकिन अगर देखा जाए तो सौर ऊर्जा, वायु, वर्षा, ज्वारीय ऊर्जा ये कभी भी ख़त्म नहीं हो सकता, ठीक है। इसमें बताया गया है दूसरा जो है, अगर समापनशील पदार्थों में आए तो इसको दो भागों में विभक्त किया गया है, एक रिन्यूएबल रिसोर्स, एक नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। देखिए, रिन्यूएबल रिसोर्स का मतलब होता है जो दोबारा ही पूर्ण हो जाए, यानी नवीकरणीय साधन, उपयोग के बाद दोबारा इसकी जो है आपूर्ति हो सकती है, इसलिए वायु, जल, वन सारे इसके अंतर्गत आते हैं। कहते हैं अगर दूसरा देखा जाए अनवीकरणीय शोधन साधन, तो ये हो जाता है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स कहलाता है, और इसमें जो है कोयला, पेट्रोलियम, लोहा, जैव प्रजातियाँ, सारे कुछ है जो एक बार समाप्त हो जाने के बाद दोबारा शायद मिलना आपके लिए संभव नहीं होगा। अब यही बात बताया गया है कि असमापनशील संसाधन। देखिए, असमापनशील जो समाप्त नहीं होते हैं, ऐसे संसाधन जो मानव उपभोग तथा अन्य उपयोग द्वारा समाप्त नहीं किए जा सकते हैं, जो समापनशील संसाधन कहलाते हैं। इसमें ऊर्जा स्रोत जैसे विकिरण, वायु शक्ति, जल शक्ति, ठीक है, जो है प्रवाही धाराएं और ज्वारीय ऊर्जा पदार्थ जैसे रेत, मिट्टी, वायु, समुद्री जल आदि, ये सारे चीज़ जो होते हैं असमापनशील संसाधन में आते हैं। दूसरा है समापनशील संसाधन जो कुछ समय इस्तेमाल करने के पश्चात वो नष्ट हो जाते हैं। जैसे दूसरी तरफ ऐसे संसाधन जिनका मात्रा सीमित है और निरंतर उपयोग से जो है पूर्णता प्राप्त हो जाएंगे, वो समाप्तशील संसाधन कहलाते हैं। उदाहरण के लिए पृथ्वी में कोयला और भंडार सीमित है और एक दिन हमारे उपयोग के लिए कोयला उपलब्ध नहीं होगा। और पेट्रोलियम दूसरा महत्वपूर्ण जो है समापनशील साधन है जिसको एक बार इस्तेमाल करने का दोबारा प्रयोग नहीं किया जा सकता। उसके पश्चात हमारा नवीकरणीय संसाधन। देखिए, नवीकरणीय का मतलब यही होता है उपयोग के बाद दोबारा आपूर्ति, ठीक है, यानी दोबारा आप इसका उपयोग कर सकते हो। कुछ है होने वाले संसाधन प्रयोग के पश्चात प्राकृतिक रूप से पुण्य जो है उत्पन्न हो जाते हैं और उन्हें जो है नवीकरणीय संसाधन कहा जाता है। उदाहरणतः जीवित प्राणी, जंतु एवं पादप दोनों कहते हैं जनन में सक्षम है और इस प्रकार जो है मात्र प्रयास या मरे गए जीवों का जो है संस्थान ग्रहण कर लेते हैं। यदि इन संसाधनों का उपयोग पुण्य जनन की दर से अधिक बढ़ता जाता है तो ये पुण्यता समाप्त भी हो सकते हैं। उदाहरण के लिए अगर देखा जाए स्वच्छ जल की बात किया गया है यहाँ, उर्वरक मृदा और वन जो लकड़ी एवं अन्य उत्पाद प्रदान करने वाले होते हैं। कहते हैं इसमें वनस्पति एवं वन्य जीवन भी सम्मिलित है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ रखती है। उसके पश्चात हमारे समक्ष है अनवीकरणीय संसाधन। देखिए दोस्तों, अनवीकरणीय संसाधन जो है जिसको मैं पहले ही चर्चा कर चुका हूं कि ऐसे संसाधन होते हैं जिन्हें उपभोग के बाद पुण्य प्राप्त नहीं किया जा सकता, यानी इसको लाइफ में एक ही बार उपयोग करोगे, उसके बाद दोबारा इसका उपयोग करने लायक ये रहेगा ही नहीं, यानी ये समाप्त हो जाएगा। अनवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं, इनमें खनिज, तांबा, लोहा आदि और जीवाश्म ईंधन, कोयला, तेल आदि सब आते हैं। देखिए, तांबा, लोहा ये भी होता है कि इस्तेमाल करो तो जल्दी पूर्ति नहीं हो सकता। जीवाश्म ईंधन तो सबसे ही खतरनाक होता है, एक बार इस्तेमाल कर लो दोबारा प्रयोग नहीं किया जा सकता क्योंकि ये नष्ट हो जाती है। यहाँ तक कि जो है संकटमय वन जीवन, दुर्लभ पादप जंतु भी श्रेणी में आ चुके हैं। अभी देखोगे तो कई जीव जंतु जो है नष्ट हो गए हैं और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो था वो था गिद्ध। कहते हैं गिद्ध जो था पर्यावरण के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट था, क्योंकि कहीं भी कोई जीव जंतु मरता था उसकी मांस तक जो है वो खा जाया करती थी। लेकिन आज के समय में क्या हुआ है, गिद्ध की प्रजाति खत्म हो गया है। कारण क्या है भाई? कारण यही है ना कि हम 4G 5G में आ चुके हैं और 4-5G आपको पता ही होगा कि ये जो है पक्षियों के लिए, जीव जंतुओं के लिए सबसे बड़ा घातक है
और मैं तो इवन ये भी कहता हूँ कि आने वाला समय में जब 5G लॉन्च होगा तो ये मनुष्य पे भी बहुत गहरा प्रभाव डालेगा। अगर आपको नहीं लगता है तो 5G आने तक आप वेट कर लीजिए, देखिए कि इंसानों की क्या दुर्दशा होती है, क्योंकि जो इसका रेडिएशन निकलता है वो बहुत ही खतरनाक होता है और इसका जो है ब्रेन पे ही इसका असर पड़ता है। ठीक है, जीव जंतु जो सूक्ष्म जीव थे, छोटे जीव थे, उनको तो 3G और 4G ने ख़त्म कर दिया है। ठीक है, अब 5G अब जो हम एडवांस अब करने जा रहे हैं वो तो और भी घातक होगा, और वो घातक होगा इंसानों के ऊपर। और ये भविष्यवाणी नहीं है, सच्चाई है, जो होगा ही होगा, क्योंकि इंसान समझने की कोशिश नहीं कर रहा है कि जितना हम रेडिएशन के साथ खेलेंगे वो रेडिएशन हमारे ऊपर ही प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, साइंटिस्ट भी इस बात को जानते हैं भली भांति, लेकिन कहते हैं ना, आपको तो बहुत तेज़ नेट की ज़रूरत है। खाना क्यों ज़रूरी है? खाने की ज़रूरत नहीं है इंसानों को, आज नेट खाने की आवश्यकता है। नेट चाहिए, मोबाइल चाहिए, टेलीविज़न चाहिए, ये सारे चीज़ें चाहिए जो प्राकृतिक नुकसान के लिए अग्रसर बनाता है। लेकिन अगर देखिए दोस्तों, पहले भी ये सब चीज़ें होती थी, हम पहले भी जो है बात किया करते थे। अगर कहते हैं बात अगर साधारण तौर पे ही किया जाए तो क्या हो जाएगा, कोई अनर्थ तो नहीं हो जाएगा। अब हम ये 5G के अगर ला रहे हैं तो इसका जो है दुष्प्रभाव भी देखने को पड़ेगा, और ये 100% होगा, क्योंकि ये मानव को इफेक्ट करेगा। ठीक है, आपने जो देख ही लिया, इसके सब के कारण क्या हुआ, जितने भी गिद्ध थे वो सारे नष्ट हो गए। और आज के समय देख लो, कहीं भी कोई जीव जंतु मरा हुआ रहता है, सड़ रहा होता है, गल रहा होता है, बदबू आ रहा होता है, हैजा फैल जाता है, लेकिन उसका विघटन नहीं हो पाता है। तो ये किस पे असर पड़ रहा है? इंसानों पे ही तो पड़ रहा है। कहते हैं जितना मर्जी आप अपने आप के आधुनिक युग में लेके चले जाओ, जितना मर्जी सभ्य हो जाओ, लेकिन कहते हैं ना, जो पुरातन समय की चीज़ें थी वो बहुत जो है महत्वपूर्ण थी, अमूल्य थी। आपने कभी देखा होगा, कभी जो है आपको गूगल पे भी आता रहता है कि 500 के नोट, जो 200 के नोट जो पुराने टाइम के थे वो कितने महंगे हो जाते हैं। तो वही मैं कहना चाहता हूँ, जो पुराने चीज़ के धरोहर थे वो बहुत इंपॉर्टेंट थे, उस समय के जो रूल रेगुलेशन थे वो भी इंपॉर्टेंट थे। लेकिन आज जो है इंसान जो है अपनी आधुनिकता के चक्कर में उन सारे चीज़ों को नष्ट तहस नहस कर रहा है और अपने अस्तित्व को नष्ट कर रहा है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात थी। आगे का टॉपिक जो है बहुत महत्वपूर्ण है, उसको हम अगले टॉपिक में करेंगे। तो आप इसी तरह त्रिपाठी सेंटर को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। साथ में एक इंपॉर्टेंट बात जो आपको करना है वो ये है कि व्हाट्सएप स्टेटस पर लगाना मत भूलना।